नमस्कार है भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। पूरे विश्व भर से, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में किसी भी जगह से देख पा रहे और सुन पा रहे सभी जो लोग इस वीडियो में आए हैं, सभी लोगों का सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इस वीडियो में बात होगी हमारी इंडिया देश के इंडिया देश के अंदर गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया की जॉब्स के लिए जो एसएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो हर साल 1 लाख प्लस वैकेंसी ऑलमोस्ट इंडिया देश में निकाल देता है गवर्नमेंट जॉब में। ठीक है, तो उसके लिए आपका सबसे पहला रिक्रूटमेंट, जो एसएससी का पहला रिक्रूटमेंट होगा इस बार का, वो होगा फेज़ 12। ठीक है, जिसको आना था 1 फरवरी को, लेकिन बट डिले ही सही, लेकिन नोटिफिकेशन आप लोगों का एसएससी द्वारा आ गया है। ठीक है। अभी काफ़ी लोग सोच रहे होंगे ये एसएससी क्या है भाई। तो आपको बता दूं दोस्तों, इंडिया देश में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नाम से एक कमीशन है जो कि गठित करा गया है, जो कि बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। बेसिकली ये कमीशन काम क्या करता है दोस्तों, ये कमीशन क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पूरे इंडिया देश में जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट्स के ऑफिस हैं, मोस्ट ऑफ द ऑफिस में रिक्रूटमेंट्स करवाता है अलग अलग पोस्ट पर। ठीक है, ये कमीशन का काम सिर्फ इतना है। और ये कमीशन के अंदर जो पोस्टें आती हैं वो होती हैं सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टीनो, जेएचटी, सीएपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, और इन सब के अंदर कांस्टेबल की पोस्ट, कांस्टेबल जीडी का पोस्ट जो होता है आपका वो। और इसके अलावा जो आप लोगों के एसआई रिक्रूटमेंट होते हैं, चाहे वो सीएपीएफ के अंदर हो या फिर आपके दिल्ली पुलिस में हो, क्योंकि दिल्ली पुलिस भी आपको पता ही है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आ रही है। तो इन सब की जो है रिक्रूटमेंट का काम एसएससी द्वारा होता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इनको राइट मिले हैं, तो ये लोग करवाते हैं। बेसिकली एसएससी के अंदर ऑफिसर्स होते हैं बड़े बड़े पोस्ट पर इंडिया देश के अंदर, और ये लोग रिक्रूटमेंट्स का काम करवाते हैं। बेसिकली इसमें क्या है दोस्तों, काफ़ी सारे एग्जाम एसएससी द्वारा कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। मतलब क्या है, वो सारे एग्जाम ऐसे ही ऑनलाइन हो जाते हैं, जैसे मैं आपके साथ वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। इसी तरीके से आप लोग सेंटर्स पे जाते हो, वो सेंटर्स कोई भी प्रोवाइड करा सकता है। टीसीएस प्रोवाइड करा देगा, कोई टाटा का कोई प्रोवाइडर है वो उस सेंटर्स को प्रोवाइड करा रहे हैं, टाटा के खुद के ऑफिस हैं वो लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, या फिर कोई और करा रहा है। हर साल टेंडर निकलते हैं, लोग टेंडर भरते हैं, और टेंडर भरने के बाद लोग अपने अपने हिसाब से अपने बड़े बड़े ऑफिस में, सेंटर्स पे इसके एग्जाम्स को करा के लोगों की वैकेंसियों पे रिक्रूटमेंट करवा देते हैं। बेसिकली एग्जाम्स का प्रोसेस का जो पूरा प्रोसेस होता है, एग्जाम का जो होता है, वो एसएससी अपने पास नहीं रखता, वो टेंडर भरवा के लोगों को दे देता है। बड़े बड़े जिनकी भी कंपनियां चल रही हो इस काम से जुड़े हुए चीज़ों पर, इस सेक्टर पे, उनको ये टेंडर मिलता है, वो लोग डायरेक्ट इस एग्जाम को करा लेते हैं। और उसके बाद एग्ज़ाम पास करने के बाद अगर किसी पोस्ट पर फिजिकल है वो हो जाएगा, किसी में स्किल टेस्ट है वो हो जाएगा, अलग से इंटरव्यू होगा वो अलग होगा। तो ये सारी चीज़ें एसएससी द्वारा नहीं होती। एसएससी मोस्टली क्या करता है, एग्जाम्स के लिए किसी और को हायर करता है, इंटरव्यू में फिर वो जो रिक्रूटमेंट बॉडी है वो आप लोगों की इंटरव्यू करती है। स्किल टेस्ट जो है वो भी हो सकता है कभी कभार वेंडर या फिर जो है टेंडर जिनको मिला है वह लोग करा रहे हो। अभी ये सब चीज़ें दोस्तों इसलिए आपके लिए जानना जरूरी है। अगर आप इंडिया देश में रहते हो, इंडिया देश में हरियाणा में रहते हो, कर्नाटका में रहते हो, असम में रहते हो, वेस्ट बंगाल में रह रहे हो, त्रिपुरा में रह रहे हो, तेलंगाना में रह रहे हो, इंडिया देश की किसी भी जगह पर रह रहे हो, तो आपको बता दूं दोस्तों, आप लोग मोस्ट ऑफ द वैकेंसी, एसएससी की सारी वैकेंसियां ऑल इंडिया बेस पर होती हैं। मतलब कि पूरे इंडिया के लोग इन वैकेंसियों को ले सकते हैं। लेकिन आप ये समझो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस में भी रिक्रूटमेंट पूरे साल भर में सिर्फ 1 लाख ही आती है। ये वैकेंसियाँ कम तो हैं ही, क्योंकि आप जानते हो जिस कंट्री में 140 करोड़ पॉपुलेशन है, जहाँ पर 140 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं जिस कंट्री में, और उस कंट्री में वैकेंसी आप देखो सिर्फ 1 लाख पूरे साल में इतनी ही आती है अप्रोक्स। क्योंकि आप जानते हो सीजीएल की वैकेंसी हज़ारों में जाती हैं, सीएचएसएल की भी इसी तरीके से जाती हैं, एमटीएस और इन सब की मिला लें तो ये 500-600 जाती हैं। और कांस्टेबल जो आपकी जो जीडी की वैकेंसी होती है ना दोस्तों, इसमें जनरल ड्यूटी वाली जो वैकेंसी होती है वो इसमें थोड़ी ज़्यादा जाती है। हाँ, कांस्टेबल की मैं आपकी जो जनरल ड्यूटी की बात कर रहा हूँ, जीडी वैकेंसी की जो बात कर रहा हूँ, वो वैकेंसी सबसे ज़्यादा जाती है। एसएससी की सबसे ज़्यादा वैकेंसी जीडी की होती है। अब देखिए, वैकेंसी ज़्यादा कर दो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैकेंसी ज़्यादा है तो सैलरी भी तो कम है उन लोगों की, जीडी वालों की सैलरी भी तो कम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑफिसर्स एंड अदर बिग पोस्ट। ठीक है, तो वो सब है। तो मेनली अगर हम बात करें दोस्तों कि पर ईयर ये लोग 1 लाख प्लस वैकेंसी निकाल देते हैं। अगर आप लोग इंडिया देश में हो और अगर आप लोग इस जानकारी को नहीं जानते तो कहीं ना कहीं गलतियां कर रहे थे, क्योंकि आप लोगों को बता दूं, 8th पास, 10th पास,
12th पास, 9th 11th पास, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, मास्टर्स तक की वैकेंसियाँ एसएससी द्वारा हर साल पर ईयर 1 लाख प्लस निकल जाती है। ये तो अप्रोक्स आइडिया है, हो सकता है कभी किसी किसी साल में ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलती हैं, कभी कम भी देखने को मिलती हैं। हो सकता है इस बार इलेक्शन है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज़्यादा वैकेंसियाँ दे दे, हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आपको भी पता है कि जो आपका एसएससी फेज़ 12 था, ठीक है, उसके अंदर इस बार की वैकेंसी आने की संभावनाएं थी 5000। आपका नोटिफिकेशन आ गया फेज़ 12 का, जो इस वीडियो में डिस्कस होगा। अभी ये फेज़ 12 क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में हम रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कस करने आए हैं, पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे आप लोगों के लिए। 26 फरवरी को ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज़ करा है एसएससी ने। इसके अंदर टोटल वैकेंसी दी है 2050, सिर्फ 2050 वैकेंसी। सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, ये एक्सपेक्टेड 5000 थी। इतनी कम वैकेंसी है तो आधी भी नहीं दी, जितनी वैकेंसी लोग सोच के बैठे थे उसकी आधी भी नहीं दी। तो कहीं ना कहीं इसमें कंपटीशन बढ़ जाएगा। कंपटीशन इसलिए बढ़ जाएगा भाई, वैकेंसी जितनी आनी थी उतनी आई नहीं। अब लोगों को जॉब हर किसी को चाहिए, तो हर कोई फॉर्म भरेगा, हर कोई एग्ज़ाम निकालने की कोशिश करेगा। एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा, जो निकाल लेंगे उनको वैकेंसी मिलेगी, जो नहीं निकालेंगे उनको नहीं मिलेगी। तो इंडिया देश के सभी लोगों का सबसे पहले मैं इस वीडियो में स्वागत करता हूँ, स्पेशली पूरे विश्व भर के लोगों का भी इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप इंडिया के बाहर से सुन पा रहे हैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि इंडिया के लोगों तक शेयर करें, और जल्द ही आपके लिए भी प्रिपरेशन दी जाएगी। अगर आप विश्व भर के किसी दूसरे देश में रहते हैं इंडिया के अलावा, तो आपके वहाँ पर भी जो रिक्रूटमेंट्स होती हैं, प्रिपरेशन जो हो रही हैं, उनके लिए जल्द ही उन सभी के लिए प्रिपरेशन देने की फुल प्लानिंग के साथ यहाँ पर आपके लिए भी वीडियोस आना चालू होंगी। सबसे पहले आप ये समझिए दोस्तों, इंडिया देश के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत वैकेंसियाँ एसएससी रिक्रूट करवा देता है पर ईयर में, जैसा आपको बताया ही मैंने। तो उसमें अगर अच्छी वैकेंसियों की बात करें तो वो सीजीएल वैकेंसियों को टॉप में लेते हैं, क्योंकि सीजीएल वैकेंसी वो होती है कैंडिडेट किसी भी फील्ड का ग्रेजुएट हो। अभी देखिए, कैंडिडेट ने बीसीए कर लिया, बीकॉम कर लिया, बीबीए, बीटेक, बी आर्किटेक्चर, बी प्लानिंग, कोई सा भी डिग्री कॉलेज में जाके पढ़ के आ गया, वो 3 साल 4 साल तो भी उसका डिग्री टाइम पीरियड रहा, वो करके आ गया। तो सीजीएल में तो सिंपल होता है, कैंडिडेट ग्रेजुएट होगा, वैकेंसी ले सकता है फॉर्म अप्लाई करके। ये तो सीजीएल का कंडीशन है। लेकिन सीएचएसएल में 12th पास होता है, एमटीएस में थोड़ा अलग क्वालिफिकेशन होता है। तो मेनली इनकी हर क्वालिफिकेशन वाइज वैकेंसी आ जाती है इंडिया देश में, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा जिस नोटिफिकेशन की, उसके अंदर कैंडिडेट 10th 12th ग्रेजुएट हर तरह के वर्ग के लोगों के लिए वैकेंसी आई है। तो ये आपके लिए बहुत वीडियो खास रहेगा। हालांकि वैकेंसी 2050 है, जिससे लोगों को डीमोटिवेशन मिलेगा कि यार वैकेंसी कम आई है। वैकेंसियाँ लोगों को देनी चाहिए। जब लोग अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में कोई चूक नहीं करते, वो लोग एग्ज़ाम निकाल के, अब ऐसा नहीं है कि लोग फ्री में वैकेंसियाँ मांग रहे हैं, एग्ज़ाम निकाल के मांगेंगे, तो आपको वैकेंसियाँ इसमें इंक्रीज करनी ही चाहिए। मैं तो कहूँगा भाई 5000 वैकेंसी थी, चलो 3000 ही दे देते, 4000 ही दे देते। ये तो इतना कम कर दी वैकेंसी, पता नहीं क्या हुआ इनके में। एक्सपेक्टेड दोस्तों, अभी एक्सपेक्टेड ऐसे ही कोई नंबर नहीं निकल के आता, ठीक है, खाली होती हैं वैकेंसियाँ विभागों में, तभी लोग बोलते हैं कि 5000 और 4000 वैकेंसी आएंगी। आप अगर कई जगह आर्टिकल पढ़ोगे ना कि एक्सपेक्टेड वैकेंसी कितनी थी फेज़ 12 की, तो 5000 के करीब थी, ठीक है, वो एक्सपेक्टेड की बात करो। और फेज़ 11 में भी वैकेंसी इससे ज़्यादा देखने को मिली थी, आपको याद हो, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो एक्सपेक्टेड वैकेंसी ऐसे ही कोई नहीं बता रहा होता, वो काफ़ी जगह से पता लगता है कि इस विभाग में इतनी इतनी वैकेंसी खाली पड़ी हुई है, जिसको लेकर ये वैकेंसी का एक्सपेक्टेड आइडिया लग जाता है। अब इतना बड़ा देश है, एक्चुअल नंबर कोई नहीं निकाल सकता, इसलिए एक्सपेक्टेड आता है। एसएससी ही है जो ऐसे एक्चुअल नंबर देगा इस वैकेंसियों का, और एसएससी के पास भी एक्चुअल डेटा नहीं होता। वो जब तक फाइनल रिक्रूटमेंट ना हो जाए, लोगों को ज्वाइनिंग ना मिल जाए, तब तक वो अपना जो है नहीं बता सकते कि एक्चुअल वैकेंसियाँ कितनी है। इसीलिए वो लोग टेंटेटिव शब्द, जो आपने कभी बार पढ़ा हो, टेंटेटिव वर्ड्स डालते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। हाँ, तो इस बार आपको बता दूं, एसएससी ने अपना एक नया वेबसाइट डाल दिया है इंटरनेट पर, जो कि सेम वही नाम रहेगा, बस URL उसमें चेंज हुआ है। ssc.gov हो गया है, जो पहले NIC करके जो था उसको GOV कर दिया गया है, gov.in हो गया है। अब एसएससी नया वेबसाइट ये आपके स्क्रीन पर है। पुराना वेबसाइट आप लोग वहाँ पर भी जा सकते हो। पुराने वेबसाइट से अगर किसी की कुछ डेटा अभी भी है, पुराने वेबसाइट से किसी की रिक्रूटमेंट्स चल रही हैं, उनके स्किल टेस्ट रह रहे हैं, बाकी चीज़ें रह रही हैं, तो पुरानी वेबसाइट से ही पूरी करेंगे। इस वेबसाइट पर सारी चीज़ें नहीं होंगी, जैसा एसएससी ने कहा है। आज एसएससी ने 2 चीज़ें दी हैं। आज एक रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन दिया है
है जो कि 26 तारीख के रात को डाल दिया इन्होंने वेबसाइट पे। इसके अलावा इन्होंने OTR से जुड़ा हुआ एक प्रोसेस के बारे में बताया है कि OTR क्या रहेगा और अब क्या करना है लोगों को। तो इंडिया के जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग कहीं से भी सुन पा रहे हैं, तो आगे तक बने रहना, क्योंकि आपके लिए इस वीडियो से ज़्यादा कुछ खास हो नहीं सकता। ये पहला रिक्रूटमेंट आपके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा SSC के अंदर रिक्रूटमेंट्स रहेंगी, ठीक है। हाँ, तो ये आपके साथ पूरा डिस्कस होगा इस वीडियो के अंदर, पूरा नोटिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सैलरी किस पोस्ट पर कितना होगा, वैकेंसीज किस पोस्ट की कितनी आई हैं, किस विभाग में कितनी वैकेंसियाँ आई हैं, क्या क्वालिफिकेशन उन पोस्टों के लिए चाहिए, और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, मार्किंग स्कीम क्या होगी, फॉर्म की फ़ीस क्या होगी, इसके अलावा सेंटर्स कहाँ कहाँ होंगे, और एक एक चीज़, मतलब फॉर्म भरने से लेके आप लोगों को वैकेंसियाँ मिल जाए वहाँ तक का प्रोसेस सारा इस वीडियो में कवर होगा। तो इंडिया देश के सभी लोग इस वीडियो में आगे तक बने रहें तो आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। और जल्द ही 1 से 2 दिन में आप लोगों को इसमें CPO यानी कि इंडिया देश के दिल्ली पुलिस में या फिर इंडिया देश के CAPF के 7 फोर्स में से किसी में भी अगर आपको ऐसा ही रिक्रूटमेंट लेना होगा तो उसके लिए भी आप लोगों का 2 से 3 दिन में रिक्रूटमेंट आ जाएगा, जो आपके साथ जल्दी डिस्कस हो जाएगा। हाँ, डबल स्टार यूनिफॉर्म पे दिल्ली पुलिस, डबल स्टार यूनिफॉर्म पे CAPF के अंदर किसी भी फोर्स में, तो वो आप लोगों का हो जाता है SI पोस्ट, ठीक है। इतना क्लियर होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द SI रिक्रूटमेंट्स के लिए ग्रेजुएट जैसी क्वालिफिकेशन ली जाती है, उसको लोग CPO नाम से बोलते हैं। हाँ, लोग उसको CPO बोलते हैं, ठीक है। हाँ, उस पोस्ट को, उस रिक्रूटमेंट को CPO नाम दिया गया, हालांकि वो SI रिक्रूटमेंट का पोस्ट होता है, ठीक है। तो वो 1-2 दिन में आ जाएगा, आपके साथ डिस्कस हो जाएगा और फिर प्रिपरेशन आपको दे देंगे और रिक्रूटमेंट आप लोग ले सकते हो, ठीक है। इंडिया देश के अंदर ये वैकेंसी आती हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम इसके अंदर। ये आपके सामने SSC वेबसाइट आ चुका है। मैंने आपको रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन, वेबसाइट और अप्लाई लिंक सारा कुछ दिया है। एक चीज़ और बता दूं, OTR वीडियो मैंने पहले ही कर दिया। एक वीडियो OTR के लिए मैं एक चीज़ और ये भी कहूँगा, OTR का एक वीडियो मैं जो है यहाँ पर अलग से आप लोगों को करके दिखाऊँगा, मतलब रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊँगा। और एक चीज़ और यहाँ पर बताना चाहूँगा कि एक चीज़ आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि जो OTR प्रोसेस होता है उसके लिए आप लोगों को मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की ज़रूरत लगती है। इसके अलावा एक ID प्रूफ की ज़रूरत लगती है और 10th की डिटेल्स की ज़रूरत लगती है। अब क्या है ना, SSC ने कुछ नया करा है, रजिस्ट्रेशन के अंदर एक नया प्रोसेस लाए हैं वो, उसको भी मैं इस वीडियो में आपके साथ कवर कर दूंगा, तो सभी लोग ध्यान से सुनना। तो इसीलिए OTR नोटिस भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, और मैंने OTR वीडियो पहले ही लोगों को दे दिया है कि कैसे करना है, ठीक है। एक्चुअल OTR मैं करवा दूंगा एक वीडियो में, अगला वीडियो उसका दे दूंगा, और उससे अगला वीडियो फॉर्म 12 फेज़ 12 का जो है फॉर्म भरवा दूंगा। अब ये फेज़ 12 मतलब ये है, इससे पहले 11 फेजेस के तरीके से हर साल एक एक फेज़ निकाल के SSC ने इसके अंदर रिक्रूटमेंट किया है। बेसिकली SSC क्या करता है, ग्रेजुएट और 12th पास के लिए अलग वैकेंसियाँ निकाल देता है, ऐसे ही MTS और स्टीनो के लिए निकाल देता है। सभी के लिए वैकेंसी निकालने के बाद उनके पास जो जनरल वैकेंसियाँ बचती हैं अलग अलग विभाग में, जो कि अलग अलग पोस्ट के लिए बचती हैं अलग अलग क्वालिफिकेशन के हिसाब से, तो वो उसका एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन डाल देता है, उसको फेज़ वाइज कह देता है। सिंपल सी बात है, यही इसको बोलते हैं फेज़ 12, ठीक है। हाँ, अभी देखिए आपके लिए क्या है ना, इस वेबसाइट पे फॉर कैंडिडेट, अभी देखिए काफ़ी लोग कहेंगे कि मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है, हमें प्रैक्टिस करनी है, तो इसके लिए मैं बता दूं फॉर कैंडिडेट्स के अंदर आप आ सकते हो। सिलेबस आप लोग किसी भी एग्जाम का SSC द्वारा देख सकते हो। गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं सारी SSC की, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर यहाँ से उठा के देखे जा सकते हैं आपके द्वारा। इस साल किस किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसियाँ टेंटेटिव जाएंगी, किस किस पोस्ट पर वो यहाँ से देखा जा सकता है। कौन सा एग्जाम किस स्कीम को करवा रहा है, कैसे स्कीम लग रही है, कौन सा एग्जाम पैटर्न लग रहा है उसके अंदर, वो यहाँ से देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस दोस्तों आप देख सकते हैं। तो जैसे कि जनरल ऑल लोग वेबसाइट डालते हैं उसी तरीके से ये वेबसाइट है। फ़र्क इतना है कि जो पहले वेबसाइट था अब उसकी जगह इस वेबसाइट पर सारा कुछ होगा, ठीक है। हाँ, कुछ ऐसा कुछ ज़्यादा खास कुछ हुआ नहीं है, बस 2-4 चीज़ें नई हो गई हैं जो कि लोगों के लिए अच्छा है कि उनको आसानी रहेगी फॉर्म अप्लाई करते समय, ठीक है। बाकी तो इससे काफ़ी एडवांस वेबसाइट भी हमने आज तक देखी हुई है, लेकिन ये क्या है, ये एक जनरल एक नॉर्मल इंटरफेस दिया है कि लोगों को समझ आए, ठीक है। कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन के लिए इधर जाना पड़ेगा, इसी को OTR कहेंगे, जो आप यहाँ से जा सकते हैं क्लिक करके। एक बार लोगों के लिए हाईलाइट कर दें, ये देखिए इसको आप क्लिक कर लेना, आप लोग रजिस्ट्रेशन की तरफ डायरेक्ट मूव फॉरवर्ड हो जाओगे। नोटिस फॉर फेज़ 12 और OTR का नोटिस दोनों ही डिस्कस होगा। देखिए मैंने जैसा अभी आपको बोला ना कि फेज़ सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम फेज़ 12, आप देख लो, आप खुद ही SSC के हिसाब से देख लो। अब SSC ने 1 फरवरी को कहा और ये नोटिस उन्होंने दिया है आज।
अब आप कहोगे तो 25 दिन का डिले है, 25 दिन का डिले है मानता हूँ, लेकिन आप इसमें अब ऐसा भी नहीं है कि सारे लोग प्रिपेयर होंगे इसके लिए पूरे इंडिया से, लेकिन ये डिले जरूर है। लेकिन आप इसका कारण जानते हो कि एसएससी नए वेबसाइट को लॉन्च करने में लगा हुआ था, इस वजह से उनको हम भी मानते हैं 20-25 दिन तो लग ही सकते हैं इस चीज़ में, लॉन्चिंग में और ये सब इंटरफेस तैयार करने में वेबसाइट के अंदर इतना समय हम भी मान सकते हैं लग सकता है। तो कहीं ना कहीं इसमें कोई गलत नहीं है, तो आप मान सकते हो जैसे ये 1 तारीख वाला 25 को आ गया है, सेम उसी तरीके से जो ऐसा ही रिक्रूटमेंट 15 को आना था, आप मान सकते हो ये मार्च तक 1 मार्च इसके आसपास देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अब कोई कारण नहीं है एसएससी के पास, उन्होंने वेबसाइट लॉन्च कर दिया है, सब कुछ हो गया है, तो वो अपना जो है रिक्रूटमेंट जल्दी ही दे देंगे। तो आप परेशान ना हो कि सीपीओ वाले, अभी सीपीओ तो 23 वालों का ही अभी जाके अब जाके उनका फाइनल जो है क्लियर हुआ है। जो 23 वाले थे उनका भी आप देखोगे 10 दिन अभी 5 दिन पहले ही उनका जो है फाइनल आंसर की आया था, जिसके बिहाफ पे उनका रिजल्ट बना था, क्वेश्चन पेपर और मार्क्स आ चुके हैं उन लोगों के, यानी कहीं ना कहीं उनका रिक्रूटमेंट पूरा हो गया है। 2-4 दिन और लग रहे होंगे उनको, अभी तो लग रहे होंगे बेसिकली। मार्च मिड के बाद आप लोग देखोगे कि आप लोगों का फॉर्म चल रहा होगा मार्च मिड में, यानी 15 मार्च के करीब आपका फॉर्म चालू होगा, आप फॉर्म भर रहे होगे इस रिक्रूटमेंट में, ठीक है। यही होता है दोस्तों, ऐसा ही, इसी को सीपीओ लोग कहते हैं, इसी रिक्रूटमेंट की बात कर रहा हूँ। देखिए 23 वालों का खत्म हो गया, 24 वालों का लग जाएगा, ठीक है, समझ आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं इसके अंदर। देखिए रेफरेंस इज इनवाइटेड टू द इम्पोर्टेंट नोटिस, आपको याद हो 19 फरवरी को एक नोटिस आया था जिसको हमने डिस्कस किया था, जिसमें ये बोला था कि एसएससी ने एक नया वेबसाइट डाल दिया है इंटरनेट पे, जो कि अब लाइव हो चुका है 17 तारीख से, ठीक है। और एसएससी ने ये भी कहा कि उनकी जो पहले से वेबसाइट थी ssc.nic वाली, वो वाली भी कंटिन्यू रहेगी टू बी एसेसिबल। देखिए आप देख सकते हैं इंटरनेट पे, उस वेबसाइट पे भी आप लोग जा सकते हो। एक बार लोगों को दिखा दें कि लोगों को बिलीव हो जाए, ये देखिए ये मैंने आपके सामने खोल लिया है, देखो ये वेबसाइट एसेसिबल है, मैं इस वेबसाइट पे आ पा रहा हूँ, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है, सारा कुछ आ रहा है, मैं लॉगिन कर सकता हूँ, यानी कि मेरे लिए ये चीज़ एसेसिबल है। तो इसका मतलब सबके लिए एसेसिबल है इंटरनेट पे। अभी एसेसिबल इसलिए रखी गई दोस्तों, आपको पता हो कि 23 वालों के रिक्रूटमेंट्स अभी चल रहे हैं, 23 वालों के स्किल टेस्ट और बाकी डीवी और सारी चीज़ें भी चल रही हैं, तो जब तक वो नहीं हो जाएगा तब तक एसएससी पुराने वेबसाइट को चालू रखेगा, ठीक है। ऑल द कैंडिडेट्स आर informed that the notice for the various examinations conducted by the commission shall henceforth with published to the new website only, मतलब अब जो नई एग्जाम्स होंगे उसके लिए अब आपको नई वेबसाइट पे ही OTR एक नया रजिस्ट्रेशन करना है और नई वेबसाइट से ही फॉर्म डालने हैं, इस बात का सभी को ध्यान रखना है। ऑल द कैंडिडेट हु विश, जो लोग भी चाहते हैं अप्लाई करना इन रिस्पॉन्स टू दीज नोटिस विल रिक्वायर्ड टू, आपको याद रखना है दोस्तों, आप लोग किसी भी नोटिस जो भी रिक्रूटमेंट्स के आएंगे, किसी भी चीज़ के आएंगे अब नए वेबसाइट पे, उसके लिए आपको रिस्पॉन्स देना है, फॉर्म भरना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए पहले आप लोगों को नए वेबसाइट पे OTR करना जरूरी है, ठीक है। Subsequent to OTR, the candidate can proceed to fill the application for the examinations they wish to apply, ठीक है। तो जिस भी एग्जामिनेशन को देकर आप लोग जॉब लेना चाह रहे हो उसके लिए आप लोगों को OTR करना होगा, नई वेबसाइट से OTR करना जरूरी है। और इन्होंने कहा इट विल कंटिन्यू टू रिमेन वैलिड फॉर ऑल द एग्जामिनेशन टू बी अप्लाइड फॉर ऑन द न्यू वेबसाइट। देखिए इन्होंने कहा है OTR जो होता है वो वैलिड रहता है, एक बार आप लोग OTR कर लो नई वेबसाइट पर, न्यू रजिस्ट्रेशन कर लो, और वो आपके लिए आने वाले रिक्रूटमेंट्स के लिए वैलिड रहेगा एसएससी के वेबसाइट पे। इट इज़ क्लैरिफाइड दैट द OTR जनरेटेड अर्लियर by the candidate on the old website shall continue to remain valid for assessing various functionalities if required on the old website. That OTR however will not work for new website and candidate will have to generate fresh OTR। बेसिकली क्या है दोस्तों, आप किसी पुरानी वेबसाइट पर पुरानी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करके आए हो, उस रजिस्ट्रेशन की डिटेल आप लोग नई वेबसाइट पर नहीं डाल सकते। सपोज मानिए कल को अगर अमेजोन अपनी नई वेबसाइट डाल दे, ठीक है, मान लो अमेजोन ने कल को अपनी एक नई वेबसाइट डाल दी सेम उसी काम के लिए जिस काम के लिए वो पहले एक वेबसाइट बना के रखी हुई उन्होंने इंटरनेट पे अमेजोन नाम से एक वेबसाइट बनाई है पहले से शॉपिंग के लिए, ठीक है, मैं शॉपिंग वाली ले लेता हूँ। अमेजोन की शॉपिंग वेबसाइट पहले से बन रखी है, चल रही है, और उन्हीं अमेजोन वालों ने सेम शॉपिंग की वेबसाइट सेम काम के लिए नई बना दी, ठीक है। तो इसका मतलब ये थोड़ी हो जाता है कि जिसने पिछली वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया वो नई वेबसाइट पर भी उसी रजिस्ट्रेशन की डिटेल से आगे बढ़ सकता है, नहीं हो सकता ना, न्यू वेबसाइट पर तो न्यू रजिस्ट्रेशन ही होगा। तो वही ये कह रहे हैं कि एसएससी की अब जो नई रिक्रूटमेंट्स के लिए लोगों को फॉर्म अप्लाई करना है उसके लिए नई वेबसाइट पर OTR कर लेना, रजिस्ट्रेशन कर लेना। रही बात पुराने रजिस्ट्रेशन का, क्या होगा भाई,
अभी कुछ लोग ऐसे होंगे जो पिछली रिक्रूटमेंट्स ले रहे थे, तो मैं आपको यही कहूँगा कि पुराने रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स सिर्फ पुरानी चीज़ों को देखने के लिए होंगी, यानी कि जो आपके रिक्रूटमेंट्स पहले के थे उनके लिए आप लोग पुरानी वेबसाइट से सारा कुछ कर सकते हो। न्यू रिक्रूटमेंट्स के लिए अब फॉर्म डालने के लिए नई वेबसाइट से अप्लाई होगा। सो उम्मीद है भाई सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। इट इज़ क्लेरिफाइड दैट कि OTR जनरेटेड अर्लियर बाय द कैंडिडेट, जो कि ओल्ड वेबसाइट पे किया था, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको जो है अब नया बनाना पड़ेगा। और चौथा पॉइंट इनका ये है, एप्लीकेशन मॉड्यूल जो रहेगा कि विच वुड बी यूज इन द नोटिस टू बी पब्लिश इन न्यू वेबसाइट। अब एप्लीकेशन मॉड्यूल मतलब ये है कि आप जब अप्लाई करोगे किसी भी रिक्रूटमेंट पे, तो उसके लिए आप लोगों को अब एक लाइव फोटोग्राफ जो है लगाना पड़ेगा। लाइव फोटोग्राफ मतलब आप वैकेंसी लेने जा रहे हो, आप फोटो अपनी ही फ़ोटो खींच लोगे, कैमरा चालू किया अपने मोबाइल का, लैपटॉप का, कंप्यूटर का, कैमरा चालू करके अपनी फ़ोटो खींच ली, और फॉर्म उसी समय, फॉर्म भरते समय ही एक लाइव फ़ोटो अपलोड करनी होगी अब रिक्रूटमेंट्स के फॉर्म भरने के लिए। ये इन्होंने साफ साफ कह दिया, एप्लीकेशन मॉड्यूल मतलब एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। और दिस इज़ अ चेंज फ्रॉम द, ये पिछली बार नहीं था। पिछली बार क्या था, लोग पुरानी फ़ोटो भी डाल सकते थे अपनी फ़ोटो की जगह, अपनी फ़ोटो में अपनी पुरानी फ़ोटो को डाल सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या है कि लाइव फोटोग्राफ कैंडिडेट को जो है कैप्चर करनी है, खींचनी है, और वही वो डाल सकता है। देखिए लैपटॉप, कंप्यूटर, एंड्रॉयड डिवाइस किसी में भी, ठीक है, जिसमें भी कैमरा हो भाई, जिस भी जो भी इंटरनेट डिवाइस है जिसमें भी कैमरा चल रहा है, टैबलेट हो, लैपटॉप हो, कुछ भी हो, कैमरा उसमें है, तो आप उससे आराम से उसमें फ़ोटो लाइव खींच के, इंटरनेट है, कैमरा है, बस आप लोग डाल सकते हो। कैंडिडेट शुड एक्सरसाइज ड्यू टू केयर वाइल टेकिंग देयर फोटोग्राफ। इन्होंने कहा है फोटोग्राफ जब आप लोग लाइव लोगे, आपको पता है लाइव फोटोग्राफ लेनी होती है फॉर्म भरते समय। हम मान लो ऐसे ही बैठ गए फॉर्म डालने के लिए, हम ऐसे ही कोई से भी कपड़े पहने हुए हमने हम लोग फ़ोटो खींचने के लिए चल दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ऐसी जगह ढूंढें जहाँ पर अच्छी लाइट हो और प्लेन बैकग्राउंड हो। प्लेन बैकग्राउंड मतलब कोई ऐसा कलर हो पीछे जो कि बिल्कुल प्लेन हो, कोई सा भी कलर हो सकता है, बिल्कुल प्लेन हो, उसके अंदर मिक्सिंग ना हो, ठीक है, प्लेन कलर में, वाइट हो, ब्लैक हो, कोई भी बैकग्राउंड कलर प्लेन हो सकता है। और अच्छी लाइट के अंदर ऐसे जगह पे जाए जहाँ पर अच्छी लाइट हो। अच्छी लाइट मतलब कि अच्छे से फेस आ जाए, वही शकल आ जाए, जो कैंडिडेट वैकेंसी लेने जा रहा है उसका जो है फेस तो आ जाए, कम से कम इतना तो हो ही जाए। एंश्योर द कैमरा इज़ येट एन आईज लेवल। आपको एंश्योर करना है कि कैमरा जो है आपके आई लेवल तक का हो बिफोर टेकिंग द फोटो। आपकी आंखें साफ साफ कैमरे में दिख रही हो, आप भी कैमरे की तरफ देख रहे हो। पोजीशन योर सेल्फ डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द वेब कैम। और पोजीशन आपकी डायरेक्ट वेब कैम, यानी कि जो ऑनलाइन कैमरा होता है ना, जब आप लाइव फोटो खींचते हो उसको वेब कैम कहा जाता है दोस्तों। तो आप लोगों को करना क्या है कि जब आप फोटो लोगे तो आपको सिर्फ कैमरे पे देखना होगा और कहीं नहीं देखना है। एंड लुक स्ट्रेट अहेड, और सीधा देखना है। और कैंडिडेट शुड नॉट वियर अ कैप, कैंडिडेट को कैप नहीं पहननी, टोपी ना लगाए वो किसी भी तरह की, ठीक है। और मास्क नहीं पहने, और ग्लासेस यानी कि वो चश्मा भी ना पहने, भले ही उसको चश्मा हो फिर भी वो ना पहने वाइल टेकिंग अ लाइव फोटो, ठीक है। भले ही आप लोगों को चश्मा है फिर भी आप लोग चश्मा नहीं लगाना इसके अंदर, ये चीज़ें का ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो, मुझे उम्मीद है इतना प्रोसेस कर लेंगे तो फ़ोटो आसानी से अपलोड हो जाएगा। तो यही नोटिस था, ये आज एसएससी के अंडर सेक्रेटरी यानी जो एसएससी में सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा ये नोटिस आ चुका है दोस्तों। तो मैंने आपको OTR वाला बता दिया, मैंने OTR करके भी आपको दे दिया है। एक फॉर्म OTR कर दूंगा, एक कैंडिडेट का डिटेल, मेरे को एक कैंडिडेट का जो है टैक्स आता है, टैक्स में कैंडिडेट ये कहता है कि कैंडिडेट का मैसेज ये था दोस्तों कि उसने जो है अपने एरिया का जो है पिन कोड डाला, ठीक है, उसने अपने एरिया का पिन कोड डाला, और वो जब वो पिन कोड उसने डाल दिया और वो अपना OTR कर रहा था नई वेबसाइट पे, ठीक है। और जब उसने अपना पिन कोड डाला तो उसको दिखाया गया कि वो पिन कोड वैलिड नहीं है। चलो ठीक है, उसने उस समय क्या करा, उसको वैलिड नहीं बताया गया तो उसने उस समय सोचा कि चलो कोई ख़राबी होगी वेबसाइट में, उसने हटा दिया, और इस तरीके से वो डायरेक्ट हट गया वेबसाइट से, ठीक है। और उसके बाद वो दोबारा जब आज उसने ये चीज़ कल करी थी, और आज वो जब जाता है दोबारा रजिस्ट्रेशन करने, तो ये दिखाया जा रहा है कि उसने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। अब उसके लिए ऐसा दिखाया जा रहा है कि उसने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, अब वो मतलब कि वो रजिस्टर्ड कैंडिडेट हो चुका है, जबकि उसका रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हुआ था, ऐसा उस कैंडिडेट का कहना है। तो ये उसका कमेंट आया था। तो मैं आपको यही कहूँगा दोस्तों, अभी क्या है, OTR में तो फ़ोटो अपलोड नहीं होता। फ़ोटो जो फोटोग्राफ का सीन है वो एप्लीकेशन, जब आप वैकेंसी पर फॉर्म डालोगे तब वो फोटोग्राफ का सीन आएगा। बाकी जो चीज़ें हैं जो रजिस्ट्रेशन वाली हैं वो प्रोसेस बहुत आसान है। अभी कैंडिडेट के पास ये डाउट आ रहा है कि वो रजिस्ट्रेशन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो मैं तो इतना ही कहूँगा, एक बार दोबारा ट्राई करें, 2-1 दिन में ट्राई करें, होता है तो ठीक है, नहीं तो डिटेल्स आप लोग नीचे वीडियो के नीचे भेज सकते हो। जिसको प्रॉब्लम आ रही हो उसको OTR करवा देंगे यहाँ से। आपको डिटेल्स भेजनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बिना डिटेल्स के रजिस्ट्रेशन नहीं होता।
अगर आप सिक्योर फील करो तो डिटेल्स भेज के रजिस्ट्रेशन करवा लेना, अदरवाइज़ आप लोग खुद ट्राई मार सकते हो, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो यही मैं आपको कह रहा था। तो रजिस्ट्रेशन OTR अभी क्या है ना दोस्तों, ये पूरे इंडिया का एक ही सीन है, ये SSC में OTR वाला, इंडिया की पूरी वैकेंसी जो इसमें आती है SSC में, इसके लिए OTR वाला जो सीन है ना, जो OTR वाला आप लोग जानते हो, तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको सही से भरना होता है, क्योंकि काफ़ी वैकेंसियाँ आती हैं आप लोगों की, मतलब काफ़ी, मतलब 7 से 8 रिक्रूटमेंट्स आ जाते हैं पर ईयर में, है ना। तो इस वजह से मैं आपको कहूँगा कि इसको थोड़ा सही से करें। बाकी तो मैंने पिछले पिछले वाला भी दिया था OTR, इस बार वाला भी दे दिया है, दोबारा फॉर्म का दे दूंगा और फेज़ 12 का भी फॉर्म दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग समझ लेना, कोई प्रॉब्लम आपको वहाँ आए नहीं, ठीक है। चलिए समझ आ गया होगा, मैं फेज़ 12 के नोटिफिकेशन को डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में, जो आपके लिए आज आया है। आप देखोगे इसका फॉर्म जो है आज से चालू हो गया है, 26 तारीख यानी कल से चालू हो गया है, और इसमें 18 मार्च तक लोग फॉर्म डाल सकते हैं, यानी कि आप लोगों के पास, अगर मैं अभी सिर्फ मार्च के दिन लगाऊं तो सिर्फ 18 दिन का समय आपके पास अब बच गया है। और आप देखोगे इसका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम कब हो सकता है, इनकी डेट भी आ रखी है एग्ज़ाम की, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 19 तारीख को आप लोग लास्ट फीस डाल सकते हो, यानी फ़ीस डालने का समय एक दिन और एक्स्ट्रा मिला है। 22 और 23 और 24 मार्च के दिन आप लोग फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो, अगर कोई गलतियाँ हो जाए, वो भी कुछ चीज़ों में होगी। और 6, 7 और 8 मई के दिन 2024 में इस रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर पर। किसी को कोई डाउट रह जाए, ये टोल फ्री नंबर है, टोल फ्री बेसिकली ये है कि हेल्पलाइन नंबर है, फ्री में लोग कॉल लगा सकते हैं इस नंबर पे। आगे बढ़ता हूँ, गवर्नमेंट स्ट्राइव टू हैव अ वर्कफोर्स विच रिफ्लेक्ट जेंडर बैलेंस। वो लोग चाहते हैं कि भाई जेंडर बैलेंस चले, दुनिया में सब एकता बना के चले, मेल फीमेल दोनों को ही वैकेंसियाँ मिलती रहें, ऐसा ना हो कि महिलाएं देख रही हैं यार पुरुषों की वैकेंसियाँ आती हैं, हमारी तो आती ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस चीज़ को देखते हुए ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द सिलेक्शन पोस्ट इंडिकेटेड इन एनेक्सर 3। आपको बताऊंगा एनेक्सर 3 में इन्होंने पूरी वैकेंसियों के बारे में बताया है। ओनली दोज एप्लीकेशन विच आर सक्सेसफुली फिल्ड थ्रू द वेबसाइट आर फाउंड इन ऑर्डर टू बी एक्सेप्टेड। जिसने सही से फॉर्म भर दिया उसका एक्सेप्ट हो जाएगा, जो नहीं भरेगा सही से रिजेक्टेड, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, कैंडिडेचर ऑफ कैंडिडेट्स हु मीटिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन। अगर आप लोग एलिजिबल हो हर तरीके से तभी फॉर्म डालना, अदरवाइज मत डालना। बाकी ये पॉइंट एक बार आप लोग रीड कर सकते हो, ये पॉइंट कुछ लिखा है इसको भी आप रीड कर सकते हो। ये फेज़ 12 है, इससे पीछे वाला फेज़ 11 रिक्रूटमेंट था 23 वालों का, वो मैंने आपके साथ कवर किया था, आपको याद हो। ये 24 में 12 फेज़ 12 रिक्रूटमेंट जाएगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें इन्होंने कहा है कि वैकेंसी जो है आप लोगों की जो नोटिफिकेशन दी गई हैं वो हमें मिली है, जो भी डेटा हमें रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रियों ने, जिन भी मिनिस्ट्रियों ने और जिन भी विभागों ने और जिन भी ऑफिसेज ने पूरे इंडिया से अपने अपने यहाँ पर रिक्रूटमेंट्स करने के लिए जितनी वैकेंसी हमें दी हैं, हम उसके अनुसार बता रहे हैं। कमीशन रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि विड्रॉ कर ले और अल्टरेशन कर दे वैकेंसी में इंटेंडिंग डिपार्टमेंट्स ऑफिसेज। तो ये कह रहे हैं द कमीशन विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर विड्रॉल, और ठीक है, SSC साफ कह रहा है कि भाई हम जिम्मेदार नहीं होंगे। अगर किसी मिनिस्ट्री और विभाग ने बाद में कह दिया कि हमें इस रिक्रूटमेंट को नहीं करना, तो हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। हमें डेटा मिला है तो हम उसके हिसाब से रिक्रूटमेंट आपके लिए नोटिस निकाल दिया है हमने वेबसाइट पे। कैंडिडेट जिनको विश हो, जिनको एक से ज़्यादा पोस्ट पे अप्लाई करना हो, एक से अलग अलग सेपरेट फॉर्म भरेंगे, ठीक है, एक एक पोस्ट का अलग अलग फॉर्म डालना होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है रिक्रूट करती है पर्सोनल एज वैकेंसी रिपोर्टेड बाय अलग अलग मिनिस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट्स में, ठीक है। कमीशन का कोई रोल नहीं होता इसके अंदर, आपको बता दूं। आप साफ साफ ध्यान रखिएगा, इन यूज़र मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन बैकलॉग वैकेंसी और सीग्रेगेशन ऑफ वैकेंसीज अंडर वेरियस रिजर्व्ड वैकेंसीज एंड कैटेगरीज एंड वैकेंसीज रिपोर्टेड टू बी फिल्ड बाय द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। देखिए बेसिकली SSC का क्या है ना, SSC रिक्रूटमेंट कराने के लिए जिम्मेदार है। बेसिकली जो आपके एग्ज़ाम है, आपके जो रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम है वो भी SSC को नहीं कराने, वो भी दूसरे लोगों से वो टेंडर भरवा के उनसे एग्ज़ाम हो जाते हैं, और वैकेंसियाँ डिपार्टमेंट्स, ऑफिसेज और ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री में चली जाती हैं। तो अब बात आती है कि SSC करता क्या है। तो भाई SSC फॉर्म भरवा रहा है अपनी वेबसाइट पे, ठीक है, SSC समय से नोटिस दे रहा है, SSC स्केड्यूल दे रहा है, एडमिट कार्ड के बारे में बता रहा है, रिजल्ट्स के बारे में बता रहा है, ये सारे काम SSC कर रहा है। बेसिकली SSC के वहाँ कोई रिक्रूट नहीं होता है, अलग अलग रिक्रूटमेंट्स अलग अलग विभागों में होती हैं, जिसके लिए SSC सारे प्रोसेस करवाता है, ठीक है। इसीलिए वो कह रहा है कि भाई किसी विभाग ने कल को कह दिया, कोई कहता है कि हरियाणा के इस विभाग में इतनी वैकेंसी है सिर्फ, और बाद में वो कह देता है कि नहीं हमें अब इसमें रिक्रूटमेंट नहीं करनी, तो उसमें SSC की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है, क्योंकि SSC ने वही डेटा दिया है जो उसको डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री और
ऑर्गेनाइजेशन मिलता है के द्वारा मिलता है। तो वही चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, उस चीज़ को ध्यान रखें। किसी को एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई करना हो, वो लोगों को अलग अलग से फॉर्म, पूरा प्रोसेस भरना होगा, अलग अलग से फॉर्म अप्लाई करना होगा। मना नहीं है, अगर आप लोग एक से ज़्यादा पोस्ट पे एलिजिबल हो, अलग अलग से फॉर्म डालना होगा। एसएससी कंफर्म करता है कि वैकेंसी जो दी जा रही हैं इन सब के द्वारा फाइनल डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, मतलब फाइनल रिजल्ट से पहले एसएससी कमीशन जो है आप लोगों की इस वैकेंसी को फाइनल कर देगा। मतलब जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा ना कि भाई इन लोगों को ज्वाइनिंग मिल रही है, इन लोगों को वैकेंसियाँ एक्चुअल में मिलेंगी, तो वो जो नंबर, जितने लोगों को जॉब मिलेगी, ये वाली वैकेंसी मिलेगी, उन लोगों की डिटेल्स आने से पहले, उन लोगों की लिस्ट आने से पहले एसएससी कंफर्म कर देगा कि इतनी वैकेंसी इस विभाग में है। ठीक है, मतलब आप लोग किसी विभाग में जा रहे हो जॉब करने, तो उससे पहले ही एसएससी बता देगा कि अब एक्चुअल वैकेंसी इतनी हो गई है। मतलब कहना यही है, जो 2049 वैकेंसी आज आई हैं, ये वैकेंसी हो सकता है 3000 पहुंच जाए, 3500, 3600, 3600, 3500 पहुंच जाए, हो सकता है 1923 या कोई भी ऐसा नंबर निकल के आ जाए। तो ये फाइनल रिजल्ट तक हो सकता है, उसके बाद नहीं देखने को मिलता, ये इन्होंने यहाँ कर दिया है कंफर्म। ठीक है, अभी आता है, कोई लोग कहते हैं कि उनको सीकिंग फीस कंसेशन चाहिए, तो मैं आपको बता दूं एससी एसटी जितने भी एप्लीकेंट्स होते हैं, फीस कंसेशन अगर उनको चाहिए, एज रिलैक्सेशन चाहिए, तो उसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा। ओबीसी वालों को अगर रिलैक्सेशन चाहिए, उसके लिए भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी मैं सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, हाँ, तो कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। अभी कोई सिविलियन एम्प्लॉय है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सिविलियन एम्प्लॉय है, तो उसके लिए इन्होंने बोला है, उसको कहा है नॉट लेस देन 3 ईयर, उसने 3 साल तो कम से कम सर्विस दिया ही हो उस विभाग में सिविल एम्प्लॉय के तौर पर, तो वो इसके अंदर फॉर्म भर सकता है। वो इन्होंने यहाँ पर लिखा है, वही सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। मतलब अगर आप लोगों को ये वाली वैकेंसियाँ चाहिए और अगर आप सिविल एम्प्लॉय हो सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी विभाग में, तो आप लोगों को साफ साफ ये कह रहे हैं कि आप लोगों को 3 साल कम से कम आपका जो है रेगुलर बेसिस पर वर्क होना चाहिए, सर्विस होना चाहिए, तभी आप लोग इस वैकेंसी पर फॉर्म डाल सकते हो, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। और एक चीज़ और है, आप अगर करेंटली कहीं गवर्नमेंट में, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, किसी भी कमीशन में या डिपार्टमेंट में अभी करेंटली काम कर रहे हो, तो आप लोगों को एक एनओसी लगाना पड़ेगा फॉर्म अप्लाई करते समय, जो ये क्लियर करेगा कि आप जिस विभाग में काम कर रहे हो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप इस रिक्रूटमेंट में फॉर्म डाल सकते हो। तो ये चीज़ें लगानी काफ़ी ज़रूरी है। मैं पहले ही बता दूं, वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो सकता है क्योंकि हम काफ़ी चीज़ें कवर कर रहे हैं इधर। ठीक है, डिसेबिलिटी वालों के लिए कुछ बातें लिखी हैं, उसको आप लोग यहाँ से समझ सकते हो। डिसेबिलिटी के लिए लिखा है कि कौन कौन सी वैकेंसी उनको मिलेंगी, ये एनेक्सर 3 में इन्होंने लिखा है कि किस कैटेगरी वाले को कौन सी वैकेंसी मिलेंगी। ठीक है, तो नोट वाले पॉइंट आप एक बार देख लेना, ये आपके लिए इंस्ट्रक्शन है डिसेबिलिटीज़ वालों के लिए, तो इसको भी आप एक बार अच्छे से देखें। अब आप बात ये आ जाती है कौन लोग फॉर्म भरेंगे इन वैकेंसियों पे, तो इंडिया का सिटीजन फॉर्म भर देगा। मान लो इंडिया देश का सिटीजन नहीं है, नेपाल देश का है, वो भूटान का है, तिब्बत एरियाओं से वो इंडिया में आया है, ठीक है, या फिर मान लो वो लोग जो कि एक पर्सन ऑफ ओरिजिन हु मिग्रेटेड, वो मतलब कि जो लोग अब इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, लेकिन वो पाकिस्तान और बुर्मा इन जगहों पे गए थे और वो यहाँ से अब इधर आ गए हैं इंडिया में वापस। बेसिकली इंडिया, वो इन जगहों से मिग्रेट हो चुके हैं, बेसिकली इन जगहों से वो लोग इंडिया देश में आ गए हैं। ये जो जितनी भी जगहें लिखी हुई हैं, तो आप लोग फॉर्म डाल सकते हो। याद रखना, आप लोग परमानेंट इंटेंशन के साथ रह रहे हो इंडिया देश में, तभी आप लोग फॉर्म डाल सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि आप अंदर से जानते हो कि परमानेंट इंटेंशन, ये डॉक्यूमेंट प्रूफ होते हैं जो ये क्लियर कर रहे होते हैं कि हाँ अब ये परमानेंट इंडिया में ही रहेगा, तो उसके भी आप पर आप लोग भी फॉर्म डाल सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये वैकेंसी थ्रू आउट दी वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के लोगों के लिए वैकेंसी है। कंडीशन ये है कि इंडिया के बाहर वाले इंडिया में परमानेंटली सेटल्ड हो और उनके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो, तो वो लोग फॉर्म डाल सकते हैं। एक कैंडिडेट जो एक कैटेगरी है, उसकी कैंडिडेट अपनी ही कैटेगरी को डाले फॉर्म भरते समय। ऐसा अगर कोई एससी है तो एसटी ना डाले, अपनी ही कैटेगरी को डाले, इस बात का ध्यान रखें, गलतियां ना करें, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है उसके हिसाब से जो रिलैक्सेशन जिसको मिलने हैं उसको उसी कैटेगरी के मिलेंगे, और वही सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। नेसेसरी में बी एडमिटेड टू द एग्जामिनेशन बट द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी आफ्टर द, ठीक है, वही सारी चीज़ें हैं दोस्तों, आपको सही से डालने हैं, सारे सर्टिफिकेट डालने हैं। अगर कोई सर्टिफिकेट आपको लगाना है फॉर्म में, कास्ट सर्टिफिकेट, वो डाल देना है। एज लिमिट मैं बता दूं, 1 जनवरी 2024 में जिसकी जो एज थी वही ली जाएगी। सबसे पहले आप ये समझिए, जो फॉर द पोस्ट फॉर विच एज 18 से 25 कैंडिडेट मस्ट भी, ठीक है,
अभी देखिए आप लोग आगे एक चीज़ देखोगे, अलग अलग तरह की पोस्ट। अब इसमें क्या है ना दोस्तों, 18 से 25 वालों की एज के लिए अलग वैकेंसी आती है, 18 से 27 की अलग आती हैं, 28 तक की अलग आती हैं, 30 वालों की अलग आती है, 35 वालों की अलग आती है। तो अगर आपकी 18 से 25 एज ली जा रही है किसी पोस्ट पे, तो उसका मतलब ये है कि कैंडिडेट 2 जनवरी 1999 से लेके 2006 के 1 जनवरी तक के बीच का उसका बर्थ होगा तो वो फॉर्म भर सकता है। ये दोनों डेट जोड़ लेना, ठीक है। 1999 और 2006 के जनवरी के पहले दिन को जोड़ के चलना, क्योंकि ये दोनों ही डेट इंक्लूड रहेंगी, ठीक है। नॉट बोर अर्लियर देन, आप देखो इसके क्या लिखा है, इससे पहले, मतलब इसके पहले का बर्थ नहीं होना चाहिए, मतलब इस दिन का तो हो सकता है ना, सेम वही कह रहे हैं इस दिन के, और इसमें कह रहे हैं इसके बाद का नहीं होना चाहिए। जब इसके बाद का नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब इस दिन का तो हो ही सकता है, तो ये दोनों दिन तो पहले ही इंक्लूड हैं, तो इतना मत सोचे। अभी एक एक दिन से लोग फॉर्म अटक जाते हैं, फॉर्म नहीं डालते ये सोच के कि यार इन्होंने जो डेट डाली है उसी दिन पर, हमारा तो उसी दिन बर्थ हुआ है तो हम फॉर्म डाल सकते हैं। आप लोग डाल सकते हो क्योंकि वो डेट इंक्लूड होती है, ठीक है। तो ये सब लिखे हुए हैं तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। अभी इसमें रिलैक्सेशन में आपको बताऊंगा, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आप लोग 10th का सर्टिफिकेट लगा सकते हो, 12th का लगा सकते हो। इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि आपका एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ क्या है। अपर एज रिलैक्सेशन हर पोस्ट में SC ST को 5 साल, OBC 3 साल, डिसेबिलिटी 10 साल, डिसेबिलिटी प्लस OBC 13 साल, डिसेबिलिटी प्लस SC ST 15 साल। ये रिलैक्सेशन आपको पता ही है, ये सारे GOI यानी इंडिया देश की सरकार द्वारा चलते रहते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा दोस्तों। ग्रुप सी के जो आप लोगों के पोस्ट आए हैं उनके लिए बता दूं, अगर आप ग्रुप सी के पोस्ट लेने जा रहे हो तो उसके लिए भी इन्होंने बताया है कि उनमें अगर आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉयज़ हो और आपने 3 साल सर्विस भी दिया है तो आपकी अपर एज 40 है फॉर्म भरने के लिए। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको आप रीड कर लेना। स्पेशल इंस्ट्रक्शन है उन लोगों के लिए जो नेवी में गए, आर्मी में गए, एयरफोर्स में गए इंडिया देश की, और वो लोग फिर उसके बाद इस वैकेंसी को लेने आ रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ रिलैक्सेशन से जुड़े हुए बात लिखे हुए हैं, तो आप लोग इसको रीड कर सकते हो, ठीक है। हाँ ये सारे पॉइंट। अब आ जाता है प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट और फॉर्मेट। आपको बताऊंगा दोस्तों, SC ST OBC इन सभी लोगों को अपने अपने कास्ट सर्टिफिकेट लगाने पड़ेंगे फॉर्म अप्लाई करते समय। इसके अलावा कोई डिसेबिलिटी है तो उसको अपना सर्टिफिकेट लगाना ही होगा, नहीं लगाएगा तो फिर उसको रिलैक्सेशन और फायदे नहीं मिलेंगे, चाहे वो उसकी वैकेंसी की बात हो, एज की बात हो या किसी और चीज़ की बात हो। अब बात आती है दोस्तों डिसेबिलिटी लोग जो होते हैं, वो लोग अपना कुछ ऐसी डिसेबिलिटी होती है उनकी कि वो अपना एग्ज़ाम खुद नहीं कर सकते, लेकिन वो सेकंड पर्सन से करवा सकते हैं। तो ऐसे में इन्होंने कहा है कि आप लोगों को अगर सेकंड पर्सन से एग्ज़ाम करवाना है तो उसके लिए एक अंडरटेकिंग एनेक्सर IA के अंदर लिखा हुआ है, उसके अंदर फॉर्म आपको दिख जाएगा। वही सब चीज़ें होती है, स्क्राइब अलाउड हो जाता है SSC द्वारा, तो आप लोग जो है फिर अपना एग्ज़ाम किसी सेकंड पर्सन से करवा सकते हो, अगर आप लोग फिजिकल लिमिटेशन है आप लोगों की कि आप लोग एग्ज़ाम नहीं कर सकते तो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें लिखी हैं, तो ये सारी चीज़ें तो कॉमन है दोस्तों। नोटिस में सारे फॉर्मेट हमेशा सेम ही आते हैं, एज की डिसेबिलिटी को एक्सक्राइब अलाउड होगा, कितनी कितनी कैटेगरी वाइज वैकेंसी होगी, ये सारी चीज़ें हमेशा ही आती है, तो इस चीज़ को आप लोग खुद भी समझ सकते हो। इन्होंने कहा है इन केस अ कैंडिडेट, अब देखिए कैंडिडेट विल हैव द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑप्टिंग फॉर हिज ओन स्क्राइब और अ फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब प्रोवाइडेड बाय द कमीशन। देखिए SSC ने एक यहाँ पर ऑप्शन रखा है आप लोगों के लिए। SSC ऐसा भी कर सकती है, SSC डिसेबिलिटी वालों से कहती है कि या तो आप अपना खुद का स्क्राइब जो है अरेंज कर लो अपने खुद के कोस्ट पर, ठीक है, और या तो आप लोग क्या करो, हमारे द्वारा, हमारी कमीशन द्वारा भी आप लोग स्क्राइब जो है ले सकते हो, मतलब SSC आपके लिए अरेंज करेगी स्क्राइब, क्योंकि डिसेबिलिटी वालों के लिए अप्रोप्रिएट चॉइस इन दिस रिगार्ड विल हैव टू गिवन बाय द कैंडिडेट। कैंडिडेट फॉर्म भरते समय ही बताएगा कि अगर उसको स्क्राइब चाहिए तो कमीशन का चाहिए या फिर खुद का चाहिए। मोस्ट ऑफ द डिसेबिलिटी लोग क्या करते हैं, जब इसको उनको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो वो लोग SSC वाला स्क्राइब को ही यूज़ करते हैं, SSC द्वारा फैसिलिटी को लेते हैं, क्योंकि भाई जब आपको फैसिलिटी मिल रही है तो आप क्यों नहीं लोगे। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर है, तो उसके लिए क्या कुछ करना है वो आप यहाँ से देख लेना, ठीक है। हाँ, हर डिसेबिलिटी वाले को 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं अपने हु आर अलाउड यूज टू स्क्राइब। 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं डिसेबिलिटी वाले को, जो लोग स्क्राइब की मदद से अपना एग्जाम करवा रहे हैं उन लोगों को 20-20 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, वो इन्होंने साफ बताया। हर घंटे पर 20 मिनट मिलता है उन लोगों को, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ से देख लेना। क्रूशियल डेट क्या रहेगी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के हिसाब से, वो आप लोग एनेक्सर 3 में देखोगे। आपकी जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर ली जा रही है किसी पोस्ट पर, या एक्सपीरियंस भी लिया जा रहा है, तो वो आप लोगों का 18 मार्च 2023 के हिसाब से होगा, और 1 अप्रैल 2024 सॉरी 18 मार्च 2024 में आपकी जो भी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस थी वो लिया जाएगा, और 1 जनवरी 2024 को जो आपकी एज थी वो रहेगी,
एज का 1 जनवरी रहेगा, क्वालिफिकेशन का जो है आपका 18 मार्च रहेगा। इसमें डिफरेंस करके चलना, ऐसा मत करना कि 18 मार्च को ही आप हर चीज़ में मान रहे हो, इस चीज़ को मत मानना। एज के लिए इन्होंने 3 महीने घटा रखे इसके अंदर, इसको आप देखते हुए चलेंगे। थोड़ा आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ये सब चीज़ें आपकी हो चुकी हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। स्टेट सिलेक्शन जो रहेगा आप लोगों का रिक्रूटमेंट का, वो एग्ज़ाम से ही होगा। एग्ज़ाम होगा इस रिक्रूटमेंट में, जो कि मई महीने में हो जाएगा। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है मैंने आपको बताया। पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद अलग अलग फॉर्म भरना है, अलग अलग पोस्ट के लिए। एक से ज़्यादा पोस्ट पे फॉर्म भरने के लिए अलग अलग फ़ीस पे होगी। 100 रुपये की फ़ीस इसमें फ़ीस जो है आपकी लगेगी, जो मैं आपको अभी दिखा दूंगा, ठीक है। देखिए एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपीज़ है दोस्तों। फीस जो है आप लोगों की जो पे करी जाएगी वो भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग, वीज़ा से, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो और रुपए क्रेडिट और डेबिट कार्ड जैसी चीज़ों से आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। पेमेंट के लिए इन्होंने एक दिन एक्स्ट्रा दिया है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छी बात है। और 22, 23, 24 मार्च के लिए आपको 3 दिन मिल गए हैं करेक्शन के लिए। करेक्शन आप लोग किस चीज़ में करोगे वो यहाँ लिखा हुआ है, उसको देख लेना। ऐसा मत सोचना कि आप हर चीज़ में करेक्शन कर सकते हो। ऐसा सोच के जाओगे तो फॉर्म में सारी गलतियाँ कर दोगे और सोचोगे कि बाद में तो हमें करेक्शन मिल ही जाएगा, तो ऐसा भी नहीं करना है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम। सेंटर ऑफ एग्ज़ाम, अब लोग पूछेंगे कि सेंटर्स कहाँ पे एग्ज़ाम हो सकता है। तो एग्जामिनेशन सेंटर और सेंटर कोड मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ सेंटर होंगे, ठीक है। बेसिकली एसएससी के अलग अलग रीजनल और स्टेट और यूटीज़ के अंदर अलग अलग रीजनल ऑफिस हैं, अलग अलग रीजन में। उसके हिसाब से कह रहे हैं कि हम लोग सेंट्रल रीजन में, तो आपको बता दूं जो है भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, आगरा, बरेली, कानपुर और इन जगहों पे एग्ज़ाम कराएंगे। जिसका रीजनल सेंटर जो है उस रीजनल ऑफिस का एड्रेस इन्होंने यहाँ दे दिया है। दूसरा पोर्ट ब्लेयर, रांची। देखिए इनका डायरेक्ट वेबसाइट खुल जाता है, अभी मैंने इसमें देखा, मैं आपको भी दिखा रहा था, वो वेबसाइट डायरेक्ट ही खुल गया। अब हमें फिर से नीचे आना पड़ेगा। हम एग्ज़ाम सेंटर्स की बात कर रहे थे। देखिए मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ दोस्तों, क्लिक हो जा रहा है, ये इनका रीजनल वेबसाइट ही खुल जा रहा है इस पर क्लिक करते हुए। आप देखोगे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और पटना, इन सारी जगहों पर जो है सेंट्रल रीजन वालों का, जो बिहार उत्तर प्रदेश के आसपास एरियाओं में जाएंगे सेंटर्स के लिए, तो उनके इधर रहेंगे सेंटर इस रिक्रूटमेंट में। ये देखिए ये इन्होंने एग्जाम सेंटर्स की बात करी है। बेसिकली भागलपुर में हो सकता है 2 सेंटर हो, 3 हो, मुजफ्फरपुर में 4-5 सेंटर हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। इन्होंने बड़े बड़े एरियाओं को यहाँ डाल दिया है, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। पोर्ट ब्लेयर, रांची, ईस्टर्न रीजन वाले लोग यहाँ से अपने सेंटर देख लें। वेस्टर्न अभी आ जाता है कर्नाटका और केरला वाले, केकेआर वाले यहाँ से अपना सेंटर देख सकते हैं कहाँ कहाँ होगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि केरला वाला जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आके एग्ज़ाम नहीं दे सकता, या असम वाला जो है वो अरुणाचल प्रदेश में जाके एग्ज़ाम नहीं दे सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग कहीं भी एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन कंडीशन होती है दोस्तों, लोग इतना दूर क्यों जाएंगे, अपने आसपास ही एरियाओं में जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से सारे सेंटर देख सकते हो, बहुत सारे सेंटर होंगे इस रिक्रूटमेंट में। वैकेंसी 2049 है इसके अंदर, ठीक है। हाँ यहाँ पर याद रखना है दोस्तों, आप लोगों का जो रीज़न है, आप लोगों को सही से चुनना है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के समय पर आप जब फॉर्म भरोगे तो आपको सही से ऑप्ट करना है कि आपको किस रीज़न में इस एग्ज़ाम को देना है। फॉर्म में सही से भरना है, आप जो रीज़न चुनते हो वहीं एग्ज़ाम देने जाते हो, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जाम लोग पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, इसमें एक कंप्यूटर पर एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव रहेंगे, सारे क्वेश्चन में 4-4 ऑप्शन होंगे, उस चारों में से एक ऑप्शन सही, बाकी तीनों गलत हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको अभी बता दूंगा, किसी पोस्ट पर 12th है, किसी में 10th है, किसी में ग्रेजुएट है, किसी में अबव मतलब मास्टर पीएचडी तक की क्वालिफिकेशंस की भी पोस्ट आई हैं। आपको बता दूं दोस्तों, ये सारी गवर्नमेंट जॉब होंगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस में जाती हैं। इसके अंदर जो आपके टॉपिक्स आने हैं वो आएगा जीआई, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज। ये 4 तरह के सेक्शन आएंगे, 25-25 क्वेश्चन, 50-50 मार्क्स में, हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का आ जाएगा। और 60 मिनट आपको मिलेंगी टोटल। इस पूरे पेपर को 1 घंटे में ख़त्म कर देना है, बहुत आसान पेपर होता है ये। और 20 मिनट मिलती हैं स्क्राइब को, ठीक है। मैंने बोला था ना हर घंटे में मिलेगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी है 1/4 की। हर क्वेश्चन सही होगा 2 नंबर, गलत होगा 0.5 मार्क्स डिडक्ट होंगे उसके, ठीक है, गलत आंसरों पे। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। इसके आगे आपको बता दूं, अब इन्होंने कहा है कि इसके आगे स्किल टेस्ट जैसे कि टाइपिंग हो गया, डेटा एंट्री हो गया, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो गया, ये सब चीज़ें हो सकती हैं जिस पोस्ट पर चाहिए। किसी पोस्ट पर अगर स्किल टेस्ट चाहिए होगा तो उस पोस्ट के लिए उसका स्किल टेस्ट होगा, लेकिन वो क्वालिफाइंग नेचर है, उसको पास करना ज़रूरी है। अगर उसको कैंडिडेट पास नहीं करता तो उसको रिक्रूटमेंट नहीं मिलेगी, वैकेंसी नहीं मिलेगी, ठीक है।
तो ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब देखिए एग्जाम होने के बाद एक आंसर की आ जाता है, इसके अंदर आंसर की हो जाता है, एग्जाम के हफ्ते भर के अंदर आंसर की आ जाता है, हफ्ते 10 दिन में। और आंसर की से लोग अपने आंसर मिला लेते हैं, कोई गलत लगता है तो क्लेम डाल देते हैं। उसके बाद एक फाइनल आंसर की फिर हफ्ते के अंदर आ जाता है, और फिर फाइनल आंसर की से आंसर मिलाते हैं, और उनके मार्क्स कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं 2-4 मार्क्स। और उसके बाद उन लोगों का कट ऑफ आता है, रिजल्ट आता है, बस उसके बाद लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराते हैं जाकर, उसके बाद जॉब ले लेते हैं। तो इतना आसान प्रोसेस होता है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन आप लोग आंसर की पे क्लेम डालने के लिए पर क्वेश्चन 100 रुपीज़ चार्ज होते हैं। इंडिकेटिव सिलेबस आपको बता दूं दोस्तों, 10th वाले की जो आपका रहेगा, 10th वालों का मैट्रिकुलेशन लेवल का सिलेबस होगा, आपको बता दूं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में जो मैट्रिकुलेशन लेवल, अगर जैसे मान के चलो आप लोग 10th पास वाली वैकेंसियां लेने जा रहे हो, तो आपको बताना चाहता हूँ कुछ जीआई जो आप लोगों का आएगा, जिसमें स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग, और इसके अलावा ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, फिगर, क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर, सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, और ये सारी चीज़ें 10th लेवल तक की आएंगी। सेम जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सारा कुछ 10th वाला है। अब आप कहोगे यही सिलेबस सेम टॉपिक 10th 12th करके क्यों दिए हैं? क्योंकि ये सारे टॉपिक आपसे पूछेंगे, लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो 10th वालों की हैं, उनके लिए वो सिलेबस लगेगा। 12th पास वाली वैकेंसियों के लिए 12th पास वाला सिलेबस लगेगा। सेम ग्रेजुएशन वालों के लिए ग्रेजुएशन वाला सिलेबस लगेगा। तो कहीं ना कहीं जितने ज़्यादा क्वालिफिकेशन उतना ज़्यादा सिलेबस ज़्यादा होगा और उतना हार्ड होगा, ठीक है। अब बात आती है एडमिशन टू द एग्जामिनेशन। आपको बता दूं, एग्जाम देने के लिए आप लोगों को मिलता है एक एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड वो होता है जिसमें लिखा होता है रोल नंबर, किस कैंडिडेट का क्या रोल नंबर है, उसको वो लेकर जाता है एग्जाम के अंदर, एग्जाम देने के समय पे। एडमिट कार्ड लोगों को हफ्ते या फिर 10 दिन पहले ही मिल जाता है, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी इशूड एडमिशन सर्टिफिकेट इंस्ट्रक्शन फॉर द नेक्स्ट स्टेज। ठीक है, वही सारी चीज़ें लिखी हैं दोस्तों, इसमें कुछ अलग है नहीं, बेसिकली वही सब लिखा है कि यहाँ पर जो है आप लोगों को एडमिशन सर्टिफिकेट वही होता है, एडमिट कार्ड को कह रहे हैं ये लोग, जिसमें रोल नंबर और ये सब चीज़ें होती हैं, जिसको लेकर आप लोग एग्जाम सेंटर पर जाते हो एग्जाम देने के लिए। वही सारी चीज़ें लिखी हैं दोस्तों, इसको आप लोग रीड कर लेना। हम थोड़ा आगे चलेंगे दोस्तों, ये चीज़ें आप रीड कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ दोस्तों आप लोगों को कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को कैंडिडेट को जरूर लेकर जाना है। अपने एडमिशन सर्टिफिकेट को, एडमिट कार्ड को सेंटर पर जरूर लेकर जाए वो, प्लस इसके साथ साथ वो दो चीज़ें और लेकर जाए, या तो आधार कार्ड ले जाए, पैन कार्ड ले जाए, पैन और पासपोर्ट ले जाए, इनमें से कोई भी दो चीज़ें लेकर जाए। अगर वो नहीं लेकर जाएगा उसको एंट्री नहीं मिलेगी सेंटर पे, एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा वो, ठीक है। मेल फीमेल दोनों के लिए ही बोल रहा हूँ, जो भी लोग फॉर्म डाल रहे हैं इस वैकेंसी पे सबके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है, पूरे एग्जाम सेंटर के इंस्ट्रक्शन है, इसको आप देख सकते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एग्जाम के तुरंत बाद स्किल टेस्ट के बाद डीवी होगा। सबके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, जो भी उन्होंने फॉर्म भरते समय लगाए हैं उनको वो सब चेक होगा कि क्या इन्होंने सब कुछ सही दिया था। अगर वो सही दिया होगा उसके बाद लोगों को कह देंगे ठीक है भाई आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा इस दिन से आके आप अपनी ज्वाइनिंग लो, जॉब करो। इस तरीके से सारा प्रोसेस चलेगा, ठीक है। थोड़ा मैं आगे बढ़ जाता हूँ दोस्तों इसी के अंदर। एब्रीविएशन आपको एनेक्सर 13 में कुछ एब्रीविएशन यूज जो करी है इस पूरे नोटिफिकेशन में वो आपको दिखाऊंगा। सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल है, एग्जाम हुआ, ठीक है। एग्जाम के बाद लोगों का स्किल टेस्ट हुआ, किसी पोस्ट पे होना है तो, नहीं होना तो डायरेक्ट उन लोगों का डीवी हो गया, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया, और डॉक्यूमेंट वेरीफाई के तुरंत बाद लोगों की ज्वाइनिंग हो गई। तो इतना आसान प्रोसेस है इस रिक्रूटमेंट का, ठीक है। समझ आ रहा होगा ना दोस्तों आप लोगों को। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों इसमें क्या चीज़ है। आप लोग एग्जाम तो देने जाओगे, लेकिन एग्जाम में आप लोगों को मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने जरूरी हैं इस रिक्रूटमेंट में। कैंडिडेट को कम से कम कट ऑफ के अंदर 30% मार्क्स उसको कम से कम इस रिक्रूटमेंट में लाने हैं। कोई कैंडिडेट इस एग्जाम को देने गया, उसको पता है कि उसके 50-50 के हिसाब से 200 मार्क्स का पेपर आ रहा है 100 क्वेश्चन में, ठीक है। 200 मार्क्स का पेपर है उसका, वो यूआर कैटेगरी से होगा तो उसको 30% मार्क्स कम से कम लाने हैं, उसको मतलब 60+ मार्क्स, सिर्फ इतने में ही वो पास हो जाएगा। सोच के देखो कितनी आसान है भाई ये चीज़, कि आप लोगों को सिर्फ 30% मार्क्स लाने हैं। अगर आप जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो तो 25%। आप समझ रहे हो, 200 में से 60 मार्क्स तो कोई भी ले आएगा। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में अगर 25% है, यानी कहीं ना कहीं वो हो जाते हैं 50 मार्क्स, कोई भी ले आएगा, ठीक है। 20% यानी 40 मार्क्स बाकी लोग SC ST आराम से ले आएंगे। तो इतने अच्छे मार्क्स, देखिए कितने कम मार्क्स पे सिलेक्शन हो जाता है इन वैकेंसियों पे, आप देख रहे हो। तो
तो ये सब होता है, बहुत आसान है सिर्फ ये इसमें ऐप का सिलेक्शन लेना, तो काफ़ी आसानी से 2049 लोग 2049 लोग आराम से इन वैकेंसियों को ले सकते हैं। मुझे लगता है इसमें कोई डाउट आपका रह नहीं रहा होगा। आपको बता दूं यहाँ पर कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्ट होंगे कंप्यूटर एग्जाम के बाद स्क्रूटाइनी के लिए, अगले स्टेज के लिए, तो मैं आपको बता दूं ये 3 टाइम्स लोगों को लेंगे, ठीक है, फॉर अप टू 5 वैकेंसीज फॉर एनी कैटेगरी ऑफ पोस्ट। हर पोस्ट के अंदर ये लोग मान के चले किसी पोस्ट में 1 वैकेंसी आई है तो उसके लिए लोग 5 गुना लेंगे, इस तरीके से लेंगे। टोटल वैकेंसी का 30 टाइम ऑल ओवर लेंगे ये लोग आप लोगों को कंप्यूटर के आगे नेक्स्ट स्टेज में भेजने के लिए, ठीक है। हाँ देखिए ये सारे रूल लगाते हैं दोस्तों ये लोग कि जिससे कि लोगों को रोक लिया जाए, उन लोगों को रोक लिया जाए जो लोग सीरियस नहीं है, एग्जाम निकाल ही नहीं सकते और उनको आगे भेजने का क्या फ़ायदा, तो इस तरीके से रोका जाता है, ठीक है। स्क्रूटाइनी होगा, मतलब स्क्रूटाइनी बेसिकली कंप्यूटर के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, या तो स्किल टेस्ट के बाद हो जाएगी ये चीज़। ये सब चीज़ें होनी है दोस्तों, ये सब आपका इसी रिक्रूटमेंट में होगा। तो मुझे उम्मीद है भाई सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। अभी मान के चलो इस एग्ज़ाम के अंदर कुछ लोग ऐसे रहे जो कंप्यूटर एग्ज़ाम में सेम मार्क्स ला रहे हैं, तो जिन लोगों के पार्ट ए में ज़्यादा मार्क्स है उनको ये लोग पहले टाई केस सॉल्व करेंगे, फिर पार्ट बी वाले, फिर डेट ऑफ बर्थ, और फिर उसका जो है कैंडिडेट का जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उसका नाम देखकर स्पेलिंगों के हिसाब से जो पहले आएगा उसको ले लेंगे ये लोग लिस्ट में। अब आप कहोगे अल्फ़ाबेटिकल, तभी तो उसको लास्ट में डाल रहे हैं। पहले ये लोग कंप्यूटर बेस्ड के मार्क्स को देख रहे हैं, फिर ये लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं लोगों के टाई केस सॉल्व करने के लिए, ठीक है। टाई केस क्या होता है, मान लो कोई रोहन नाम का कैंडिडेट गया और कोई मानव नाम का कैंडिडेट इस एग्जाम को देने गया, और रोहन और मानव दोनों ही 200 में से 112 नंबर ले आए, 112 नंबर ले आए, दोनों ही ले आए, रोहन और मानव। तो इनमें से हम किसको सिलेक्ट करें, तो हमें पता है कि रोहन और मानव में मानव एज वाइज बड़ा है, रोहन छोटा है, तो मानव अगर एज वाइज बड़ा है तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन एज पर हम तब जाएंगे, पहले हम ये देखेंगे कि पार्ट ए में, एग्जाम के पार्ट ए में मार्क्स कौन ज़्यादा लाया है, फिर पार्ट बी में कौन ज़्यादा मार्क्स लाया है, फिर डेट ऑफ बर्थ, और इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। काफ़ी आसान तरीका है, 2 जनों में इस तरीके से सॉल्विंग हो जाती है और मेरिट बन जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रहेंगी। देखिए पेनल्टी है, मेल प्रैक्टिस नहीं करनी है, रिक्रूटमेंट को सही से निकालना है, जैसा प्रोसेस चल रहा है उसी तरीके से करना है, कोई चीटिंग नहीं करनी, पेपर लीक नहीं करवाना है। जैसे अभी कांस्टेबल यूपी में अगर चल रही थी, काफ़ी बातें चल रही थी, तो आपको सिंपल सी बात यही कहूँगा कि भाई ऐसा कुछ नहीं करना, आपको अपनी वैकेंसी लेनी है, समय से एग्ज़ाम देना है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को निकालना है, वैकेंसी लेनी है, और चीज़ इसमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है। इतना सा करना है बस। आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि सामने वाला कैंडिडेट चीटिंग कर रहा है या सामने वाला कैंडिडेट का हाथ है इस चीज़ में, चीटिंग के अंदर 2 कैंडिडेट्स के बीच में या किसी चीज़ में, उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देना है। आप लोगों को अपने रिक्रूटमेंट्स पर ही फोकस मारना है बस। इतना कर लेंगे तो हो जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो ये लोग डिबाट कर देंगे, 2-2 4-4 साल आपको आने वाली सारी रिक्रूटमेंट से बाहर कर देंगे एसएससी द्वारा, तो काफ़ी बड़ा लोगों के लिए नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो सारे प्रोसेस लिखे हैं, अब इसमें डरना भी नहीं है, इन्होंने बताया है क्या करोगे तो कितनी कितनी जो है इसके अंदर सज़ा रहेगी। सज़ा मतलब ये है कि डिबार्ड हो जाता है कैंडिडेट, रिक्रूटमेंट से बाहर हो जाता है वो आने वाली रिक्रूटमेंट से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको आप एक बार देख लो। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए लिखे हैं, इसको भी आप देख सकते हो, ये भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे, गुड मेंटल और बॉडीली हेल्थ होनी चाहिए कैंडिडेट की, मतलब कि वो बॉडीली वो उसकी जो बॉडी है वो फिट हो, बेसिकली वो हेल्थी हो, मेंटली वो हेल्थी हो, वो दिमाग से मतलब कि वो शारीरिक और मानसिक तरीके से वो जो है फिट होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि अगर कोई फिट ही नहीं है और वो वैकेंसी लेने जा रहा है तो क्या ही करेगा वो। अब जब उसका दिमाग ही सही से नहीं चल रहा तो वैकेंसी पे लेने के बाद क्या ही काम करेगा वो। इस वजह से कह रहा हूँ, तो थोड़ा इस चीज़ पे ध्यान दे लेना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने बोला है, अब मैंने आपको बोला था अपेंडिक्स 1 में आपको ये बताऊंगा कि किस कैटेगरी, जैसे कि लिखा हुआ है एनेक्सर 1, आप अगर डिसेबिलिटी वाले हो और आपकी रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन, आपकी लिमिटेशन है कि आप लोग एग्ज़ाम खुद नहीं लिख सकते हो, तो उसके लिए जो आप लोगों का सर्टिफिकेट होगा डिसेबिलिटी वालों का, वो किसके द्वारा होना चाहिए, वो चीफ मेडिकल ऑफिसर, जिसकी वैकेंसी काफ़ी बार आपके साथ डिस्कस हुई है, सिविल सर्जन, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, इनके द्वारा अगर उस सर्टिफिकेट को वेरीफाई किया है जिस पे लिखा है कि इस नाम का कैंडिडेट डिसेबिलिटी वाला है और ये एग्ज़ाम खुद का नहीं लिख सकता है, तो ही वो माना जाएगा। और अगर आपको अंडरटेकिंग लेनी है स्क्राइब के लिए, तो एप्लीकेंट को खुद ही बताना पड़ेगा कि मैं अंडरटेकिंग दे रहा हूँ, मेरे को किसी
किसी कैंडिडेट से, किसी महिला या किसी पुरुष से जिसका नाम ये है, उससे अपना एग्ज़ाम करवाना है, क्योंकि मैं अपना एग्ज़ाम खुद नहीं लिख सकता या लिख सकती। तो ये सारी चीज़ें हैं कि कौन से सर्टिफिकेट किसके द्वारा होने चाहिए। SC ST सर्टिफिकेट DM और ADM, कलेक्टर, DC और ADC, और इसके अलावा डिप्टी कलेक्टर और फर्स्ट क्लास स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, और ये जो तमाम जितने भी लोगों का नाम यहाँ पर डाला गया है, इनके द्वारा अगर वो वेरीफाइड है तो SC ST का सर्टिफिकेट तो डाला जा सकता है। याद रखें, OBC का सर्टिफिकेट किसी से भी नहीं बनवा सकते, सिर्फ DM और DC डिप्टी कमिश्नर द्वारा ही वो वेरीफाइड होना चाहिए। एक्सेट्रा में 2-4 लोग और आ जाएंगे इसके अंदर। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से समझ सकते हो कि कौन सा सर्टिफिकेट किसके द्वारा होना चाहिए। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे निकलते हैं हम इसी के अंदर। देखिए, ये आप लोगों का सर्टिफिकेट है, बेसिकली फिजिकल लिमिटेशन आपको है, तो ये सर्टिफिकेट आप लोगों को भरवा के किसी चीफ मेडिकल ऑफिसर से या इनमें से किसी से भी इसको वेरीफाइड करा लेना, और आप लोगों को स्क्राइब अलाउड हो जाएगा। आप अपना एग्जाम किसी सेकंड पर्सन से करवा सकते हो, उसके लिए ये वाला फॉर्म भरना है। थोड़ा आगे बढ़ूंगा, ये आपका जो है सर्टिफिकेट है कि पर्सन डिसेबल्ड है, और जो है वो उसकी जो बट नॉट कवर अंडर द डेफिनेशन ऑफ पर्सन हैविंग लेस देन, उसकी डिसेबिलिटी जो है ना वो 40% से कम है। ठीक है, डिसेबिलिटी परसेंटेज कम है, उसके लिए ये सर्टिफिकेट रहेगा। ये सर्टिफिकेट जो दूसरा है, ये आप लोगों का है कि आपकी जो डिसेबिलिटी है वो 40% से कम है, और आप लोग जो है सेक्शन 2 RPWD एक्ट 2016 में है, और आप लोग ये कह रहे हो कि, और आपकी जो है डिफ़िकल्टी है कि आप लोग अपना एग्ज़ाम नहीं लिख सकते, तो उसका ये वाला सर्टिफिकेट आप लोग लगा देना। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मतलब कि 40% से कम डिसेबिलिटी वाले भी, आप लोग डिसेबल्ड हो और 40% से कम है तो भी आप लोग अपने एग्ज़ाम को करवा सकते हो किसी के द्वारा, वो यहाँ पर लिखा है। ठीक है, प्रोसीजर फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। देखिए, OTR करेंगे आप लोग, OTR का इन्होंने सारा प्रोसेस दिया है, मैं आपको दिखा दूँ। वैसे तो देखिए, स्क्रीनशॉट से ही आपको समझ आ जाएगा फॉर्म कैसे भरना होता है। देखिए, OTR इन्होंने पूरा प्रोसेस दिया है, लोगों को ये सारी डिटेल करनी है, मैंने ये सारा कुछ करा दिया है आप लोगों को, याद हो तो। देखिए, इन्होंने दिया है, ये आपका वेबसाइट पे है, लॉगिन पे क्लिक किया, यहाँ पर आ गया कैंडिडेट, रजिस्टर नाउ पे क्लिक किया उसने, यहाँ पर आ गया। फिर उसके बाद वो आगे गया, उसने पर्सनल डिटेल डाली, अपना नाम, आधार नंबर, फादर नेम, सारा कुछ डालता जाएगा वो। उसके बाद वो यहाँ पर आएगा, एक पासवर्ड उसको मिल जाएगा SSC द्वारा, यहाँ से उस पासवर्ड को डालेगा वो। ठीक है भाई, फिर वो लॉगिन करेगा, फिर वो अपना खुद का नया पासवर्ड बनाएगा, फिर उसके बाद लॉगिन करेगा, और उसके बाद वो जाएगा फॉर्म भरने की तरफ। एडिशनल डिटेल, अभी तो OTR ही चल रहा है, एडिशनल डिटेल में वो डाल देगा कि वो कौन से वर्क से आ रहा है, SC है, ST है, EWS है, या फिर कौन से वर्क से है वो सब डालेगा। नेशनैलिटी इंडिया ही डालनी है, डिसेबल्ड है या नहीं है वो डाल देगा। रजिस्ट्रेशन में ही पूछ लेते हैं कि डिसेबिलिटी है या नहीं है। ठीक है, एडिशनल डिटेल है, इसको खाली छोड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर देखिए डिसेबिलिटी में स्टार लगा हुआ है, ये देखिए, इसको भरना जरूरी हो जाता है। अभी कोई कैंडिडेट कहेगा मैं रजिस्ट्रेशन के समय कैसे बता दूं मैं डिसेबल्ड हूँ, भाई आप डिसेबल्ड हो तो आपको तो पता ही होना चाहिए, तो ये तो आप ऐसे ही बता दोगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पहले ही बतानी होती है। ये पूरा प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का हो जाता है, फिर आप फॉर्म भरने की तरफ जाते हो। फॉर्म भरने की तरफ आप जैसे ही बढ़ोगे तो ये सारे प्रोसेस फॉलो करने होते हैं। आप देखो, फॉर्म भरते समय आप लोगों को क्या करना होगा, फॉर्म भरते समय आपको फिर वही पर्सनल डिटेल, एडिशनल इन्फॉर्मेशन और ये सारी चीज़ें आपको भरनी होंगी। आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें भरता जा रहा है कैंडिडेट, सब कुछ भर रहा है वो कैंडिडेट, और इस तरीके से फॉर्म जमा कर देगा। देखिए, बहुत छोटे से प्रोसेस में इन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी हैं, और उसके बाद ये QR कोड स्कैन करेगा, पेमेंट कर देगा, और उसको जो है फॉर्म जमा हो जाएगा। तो ये प्रोसेस इन्होंने दे दिया है। फॉर्मेट इन्होंने SC ST का दे दिया, ठीक है, OBC वालों का फॉर्मेट दे दिया, कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे सारे आ गए हैं, तो इसको आप लोग देख सकते हो। हाँ, हम एक एक सर्टिफिकेट को नहीं डिस्कस कर सकते भाई, हमने काफ़ी चीज़ें इसमें कवर करी इस वीडियो में। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। ये फोटोग्राफ आप देखोगे, अभी कैंडिडेट को क्या है, जो पहला वाला फोटोग्राफ है, अब ये जो भी कैंडिडेट है इसका पहला फोटो जो आप देख रहे हो ये सही है, ये सेम कैंडिडेट है, इसके बहुत सारी फोटो है, लेकिन इसको पहले वाले ही सही माना गया है, बाकी सबको गलत। क्यों? क्योंकि सेकेंड फोटो में इसने क्या कर दिया, एक्स्ट्रा कलर इसमें ग्रीन इफेक्ट डाल दिया, जैसे ये विजुअल इफेक्ट डाल रहा था। इसके बाद इसने टू क्लोज कर दिया, पूरे जो है फेस के पास कैमरे को ले आया, तो इस चक्कर में क्या है कि इसका जो बाकी जो बॉडी में जो यहाँ पर शोल्डर था वो दिखा ही नहीं, तो इस तरीके से हो गया। इसने ये वाले फोटो में ब्लर कर दिया फोटो को। तो ऐसी गलती ना करें, आप लोगों को भी पता है आप 10th पास 12th पास ग्रेजुएशन की वैकेंसियों को लेने जा रहे हैं, तो इस चीज़ को गलतियां ना करें, इस तरीके से फॉलो कर लेना, तो ये सब चीज़ें रहेंगी। सारे केस सॉल्व नहीं होंगे, सारे फॉल्स हैं यहाँ पर। आप सिर्फ देखो पहला फोटो एक्सेप्ट हुआ, बाकी सारे गलत हैं। अभी इन्होंने ये बताया कौन कौन सी गलतियाँ लोग कर सकते हैं, ये सारी गलतियाँ लोग कर सकते हैं, तो वो सब इन्होंने बता दिया। मैंने ऊपर बोला था एब्रीविएशन, आपको याद हो, ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी मतलब AISL मतलब है, किसी की बोथ लेग अफेक्टेड डिसेबिलिटी है तो BL लिखा होगा वहाँ पे। तो ये सब आपकी डिसेबिलिटीज़ की फुल, बाकी सब चीज़ों की फुल फॉर्म बता रहे हैं और शॉर्ट फॉर्म बता रहे हैं, इसको आप देख सकते हो।
अब आ जाता है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि हो जाता है कि किस रीजन में, किस पोस्ट पर, पोस्ट का क्या नाम है, किस विभाग में, और कितनी एज उसकी है, कितनी उसको सैलरी मिलेगी, और उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, और कैटेगरी वाइज उसकी क्या क्या वैकेंसियां हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, इंडिया देश के नॉर्थ और वेस्टर्न रीजन साइड में जो पोस्ट नंबर NW010124, ये वाली जो पोस्ट नंबर है, इसके अंदर जो पोस्ट नंबर रहेगा, पोस्ट नाम रहेगा, लाइब्रेरी अटेंडेंट का पोस्ट है, कैंडिडेट 12th पास हो, लेवल 2 का सैलरी मिलेगा उसको। आप लोगों को करना होगा एसएससी के लेवल 1 to 14 तक के सारे सैलरी रीड करने होंगे, वहाँ से सैलरी पता लग जाएगा किसको क्या मिलने वाला है। आपको बता दूँ, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली, आपको बता दूं डिपार्टमेंट है ये, जो कसौली में है। कसौली में जो आपका CIR है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसके अंदर इनको चाहिए लाइब्रेरी अटेंडेंट की ज़रूरत है। 2 लोगों की ज़रूरत है, 12th पास चाहिए, 18 से 25 एज होनी चाहिए, और ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में आता है ये एरिया, और 18 से 25 एज होगी। SC की वैकेंसी नहीं है, ST की भी नहीं है, डायरेक्ट जनरल की वैकेंसी है। सेम इन्होंने बोला है लेडी मेडिकल अटेंडेंट, ओनली महिलाओं की वैकेंसी है ये, और इसमें भी सिर्फ 10th पास चाहिए इनको। एज इन्होंने सेम बताया, छत्तीसगढ़ के अंदर ये वैकेंसी जा रही है। 5 लोग चाहिए इनको, 5 में से जनरल की 4 महिलाएं, OBC वर्ग की 1 महिला। सेम इसी तरीके से मेडिकल अटेंडेंट में आप लोग देख सकते हो, नर्सिंग ऑफिसर्स के आप देख सकते हो, और फार्मासिस्ट का आप लोग देख सकते हो। आपको करना क्या है दोस्तों, जिस भी पोस्ट में आपका इंटरेस्ट है उसको देखना है, उसकी क्वालिफिकेशन देखनी है, उसकी वैकेंसी देखनी है, सैलरी देखनी है, एज देखनी है, और किस विभाग में और किस एरिया में आई है उसको देख लेना है। इस तरीके से आप लोग चेक कर लेना, पूरी यहाँ पर दी हुई है। ग्रेजुएशन वालों का दिया हुआ है, इसके अलावा यहाँ पर 10th पास दिया है, 12th पास दिया है, ठीक है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रोड और ट्रांसपोर्ट हाईवे के अंदर भी वैकेंसी आई है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की। तो काफ़ी विभागों में आई है। अब इंडिया देश की गवर्नमेंट के काफ़ी विभाग चल रहे होते हैं पूरे देश में, तो सभी में वैकेंसी आ जाती है, आप यहाँ से समझ सकते हो। तो टोटल इन वैकेंसियों का मैं एक्चुअल आइडिया दे दूँ, मैं डायरेक्ट आता हूँ नीचे, क्योंकि वैकेंसी ये पूरा वैकेंसियों का ही चलता रहेगा। आप देखो कितनी पोस्टें आई हैं, लगभग 300 के करीब तो पोस्ट आई ही है, 300 से भी ज़्यादा है ये पोस्टें। लो जी भाई, 400 से ज़्यादा पोस्टें आ गई हैं। अभी आप कहोगे इतनी ज़्यादा पोस्टें, भाई पोस्टें ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा नहीं है। एक एक विभाग में इनको कितने लोग चाहिए आपको पता है? वेस्टर्न रीजन साइड में इंडिया देश के फार्मासिस्ट एलोपैथिक में इनको सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर अहमदाबाद एरिया में 18 से 25 एज में लेवल 5 में 12th पास चाहिए, इनको सिर्फ 7 लोग चाहिए। अब एक बात बताओ, इतने बड़े विभाग में सिर्फ 7 लोग आ रहे हैं, तो इस वजह से आप अगर ये सोच रहे हो कि पोस्ट कोड इतने ज़्यादा है, पोस्ट इतनी ज़्यादा है, सिर्फ पोस्ट ही ज़्यादा है, वैकेंसी तो सिर्फ 2 2 3 3 आई है, किसी में 1 आई है, किसी में 2 आई है, इस तरीके से आई है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अंदर आप सारी वैकेंसी ऐसे समझ लेना। ये SR रीजन, अब आप कैसे पहचानोगे SR रीजन साउथर्न रीजन में कौन सा एरिया आता है? तो देखिए इन्होंने साफ साफ लिखा है ना नीचे, हैदराबाद, चेन्नई, कि कहाँ कहाँ पर वो है। ऐसे भी समझ ना आए तो डायरेक्ट जहाँ पर आपने एग्जाम सेंटर के लिए देखा SR और NWR सेंटर्स के देखा कि कहाँ एग्जाम सेंटर होगा, वहाँ से भी आप लोग एरिया समझ सकते हो कि किस एरिया में कौन सी वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। तो हम आते हैं डायरेक्ट नीचे, हम आगे बिल्कुल लास्ट में। टोटल 489 पोस्टें आई हैं, जिसके अंदर टोटल वैकेंसियों की संख्या आई है 2049, 2049। एक बार थोड़ा लोगों के लिए जूम करके दिखाएं। देखिए भाई, एसएससी द्वारा डेटा, ये इतनी वैकेंसी टोटल है। जनरल वालों की वैकेंसी ये है, ठीक है। अब मैंने ये कैसे बताया है, जनरल वालों की सबसे ज़्यादा इन्हीं की होती है टोटल में से, ठीक है। तो जनरल लोग लगभग आधे लोग तो वैकेंसी में जनरल होंगे, बाकी सारे रिजर्वेशंस के होंगे। ये जो है चौथे नंबर का जो है आप लोगों का कॉलम रहेगा, इसी के अंदर आप देखोगे तो ये जनरल का है, ये जनरल वाला है। और SC ST OBC और ये जनरल, और इसके बाद ये EWS, इस तरीके से आप लोग देख लेना। तो आप लोगों को वैकेंसी समझ आ गई होंगी किस जगह पे कौन सी वैकेंसी है। देखिए काफ़ी तरह की पोस्टें हैं। फेज 12 रिक्रूटमेंट इसीलिए लोगों का वेट होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी पोस्टें आती हैं। हाँ, लेकिन लोगों का दिल तोड़ दिया भाई इन लोगों ने यार, वैकेंसी देखो कितनी कम दे दी। 5000 एक्सपेक्टेड थी, 2000 के अंदर ही इन्होंने क्रॉस मार दिया। चलिए ठीक है, ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आपके सामने रख दिया है। आगे बढ़ेंगे हम अप्लाई करते हुए। तो आप देखोगे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, आप यहाँ आ जाओगे, वार्निंग आ चुकी है, ये देखिए सेशन एक्सपायर हो गया हमारा, क्योंकि हमने काफ़ी देर से उस चीज़ को खोला हुआ था। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं हम दोबारा से।
ये हम आ गए हैं, हम फिर वही रजिस्ट्रेशन यहाँ से करेंगे OTR को, फिर फॉर्म भर लेंगे और अप्लाई कर देंगे। ठीक है, हर पोस्ट का 100 रुपया लगेगा, अलग अलग से सब पोस्ट पर फॉर्म डालना है। ऑल इंडिया लोग फॉर्म डाल सकते हैं। बाकी मैंने सारा कवर कर दिया है, कोई आपका डाउट रह गया हो कमेंट सेक्शन में बताया जा सकता है। और इस जानकारी को पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में शेयर करना, खासकर इंडिया के लोगों तक, एक एक लोगों तक पहुँचाना। मैं आपसे मिलूंगा जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।